तो कहानी की शुरुआत कोरिया के सून शहर से होती है, जहां हम एक लैब में छिपकलियों को रेंगते हुए देखते हैं, जिनमें से कुछ तो मर के भी वापस जिंदा हो रही थी। देखने से साफ पता चल रहा था कि ये सभी किसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट्स रहे होंगे। उसी लैब में कई सारे डॉक्टर्स की डेड बॉडी भी पड़ी थी, जिससे ये साफ था कि ये सभी उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से मारे गए होंगे। तभी हम डॉक्टर यांग को देखते हैं, जो किसी भी हालत में अपनी मरी हुई बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो अपनी बेटी की डेड बॉडी से कहते हैं कि मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जैसे ही डॉक्टर अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने जाता है, वैसे ही वहाँ कुछ ऑफिसर आकर गन पॉइंट पर डॉक्टर को रुकने को कहते हैं। वो डॉक्टर को बताते हैं कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के चलते कई सारे लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए ये सब कुछ अब तुरंत बंद कर दो। मगर ये संकी डॉक्टर किसी की एक सुनने को राजी नहीं होता। वो ऑफिसर्स को बोलता है कि मैं नहीं रुकूंगा, मुझे अपनी बेटी को बचाना है। इसलिए डॉक्टर अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने लगता है। ये सब देखकर एक ऑफिसर उसे शूट करके घायल कर देता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ सभी बिल्डिंग्स हिलने लगती हैं। बाहर देखने पर पता चलता है कि पूरे कोरिया में एक भयंकर भूकंप आया है, जिससे बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। यहाँ से कहानी सीधे 3 साल आगे दिखाई जाती है, जहाँ सभी संसाधन खत्म हो चुके हैं। पूरा कोरिया बंजर बन चुका है। लोग बड़ी कठिनाई से अपना गुजारा करते हैं। कई सालों से बारिश न होने की वजह से खाना और पानी दोनों मिलना काफी मुश्किल हो गया था। यहाँ हम जीवान नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसे अपने सामने एक मगरमच्छ दिखाई देता है। वो तुरंत तीर की सहायता से उस मगरमच्छ को मार डालता है। जैसे ही जीवान उसकी तरफ बढ़ता है, तो वो मगरमच्छ एक बार फिर जिंदा हो जाता है और जीवान पर हमला कर देता है। जीवान की किस्मत अच्छी थी कि उसी समय नमसान वहाँ आ जाता है और मगरमच्छ को पकड़कर उसका सर काट देता है। नमसान और जीवान दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों अपना गुजारा करने के लिए मिलकर जानवरों का शिकार किया करते हैं और शिकार किए हुए जानवर का मांस ले जाकर पास ही की मार्केट में बेचा करते थे। बदले में लोग उन्हें पीने के लिए पानी और अन्य चीजें लाकर दिया करते थे। दोनों दोस्त मार्केट में उस मगरमच्छ का मांस बेच रहे होते हैं कि तभी केट नाम की एक लड़की खाने के बदले बहुत सारा सोना ऑफर करती है। मगर ये दोनों ही उसे लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि भूकंप के बाद सब कुछ तबाह हो चुका था, इसलिए अब किसी की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। मगर वो लेडी कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद इसे यूज कर लेना, जिस पर जीवान गुस्सा होकर कहता है कि ये कभी ठीक नहीं होगा। दरअसल वो लेडी नमसान पर लाइन मार रही थी, लेकिन नम उसे इग्नोर करते हुए एक मरा हुआ सांप उसे खाने के लिए दे देता है। वहीं लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रही सुना नाम की लड़की अपनी दादी के साथ आकर नमसान से मिलती है। सुना की दादी बताती है कि वो नमसान को तब से जानती है जब से उसने सुना की जान बचाई थी। इस पर नमसान कहता है कि सुना मेरी बच्ची जैसी है। तभी मौका देखकर जीवान भी सुना पर ट्राई मारते हुए कहता है कि देखो मैंने ये मगरमच्छ मारा है, लेकिन सुना इसे इग्नोर करते हुए कहती है कि मैंने अंकल नमसान के लिए पेंटिंग बनाई है, जिसे देख नमसान बहुत खुश होता है। सुना मास्क लेकर निकल ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे आकर लोगों के साथ बदमाशी करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें एक आदमी की तलाश है। दरअसल ये गुंडे अपने साथ कुछ लोगों को ले जाने आए थे। वहाँ मौजूद लोगों में से एक आदमी जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तो ये गुंडे मिलकर उसका हाथ ही काट देते हैं, जिससे वहाँ खड़े सभी लोग काफी डर जाते हैं। तभी उनमें से एक गुंडे की नजर सुना पर पड़ जाती है। वो उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर जीवान एकदम आग बबूला हो जाता है। जीवान बीच में कूदकर सभी गुंडों को मारने लगता है, मगर थोड़े ही समय में वो सभी मिलकर उसे काबू कर लेते हैं, जिसे देख नमसान भी लड़ाई में कूद जाता है और पंच मार मार कर सबका बुरा हाल कर देता है। नमसान उनमें से एक गुंडे को पकड़कर पूछता है कि बताओ तुम किसके लिए काम करते हो और किसने तुम्हें यहाँ आने के लिए बोला था। नमसान से डरकर वो गुंडा तुरंत उसे बता देता है कि हम टाइगर के आदमी हैं और उसी ने हमें यहाँ आने के लिए बोला था। नमसान उन सभी गुंडों को बोलता है कि जाके अपने बॉस टाइगर को बोल देना कि अगर दोबारा वो नमसान के इलाके में दिखाई दिए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। नमसान का नाम सुनते ही सभी गुंडे डर के मारे वहाँ से भाग खड़े होते हैं। दरअसल नमसान बहुत ही फेमस फाइटर और हंटर हुआ करता था। उसकी मार से लोगों की हालत टाइट हो जाया करती थी। गुंडों के जाने के बाद जीवान और सुना उसे थैंक यू बोलकर अपने काम के लिए निकल जाते हैं। काम खत्म करके नमसान और जीवान अपने घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी वो दोनों सुना के घर के बाहर कुछ लोगों को देखते हैं और खतरा ना हो इसलिए नमसान जाकर पूछता है कि ये सब क्या है। तभी भीड़ में खड़ी सिया नाम की एक लेडी उसे बताती है कि हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। हम पास में बने एक सरकारी अपार्टमेंट में 20 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ फ्री एजुकेशन देते हैं, क्योंकि बच्चे ही कल का भविष्य हैं। साथ ही हम खाने के लिए खाना और साफ पानी भी इन बच्चों को मुहैया करवाते हैं, ताकि ये बच्चे एक बेहतर भविष्य बना सकें। इसीलिए इस मुहिम में सुना का सिलेक्शन हुआ है। नमसान उनसे पूछता है कि वहाँ गुंडों की कोई परेशानी तो नहीं है, जिस पर सिया उसे बताती है कि उसकी चिंता ना करें, हमारे पास उनसे लड़ने के लिए एक पूरी फौज है जो खतरनाक मिलिट्री ग्रेड लोगों से भरी हुई है। सिया की बात सुनकर सुना की दादी मान जाती है, क्योंकि सुना के बेहतर भविष्य के लिए यही सही है। इसलिए नमसान भी मान जाता है। जाने से पहले सुना जीवान को उसकी पेंटिंग देती है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। शाम को सुना, उसकी दादी, सिया और उसके साथी अपना सामान पैक करके अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। चलते हुए सफर के दौरान सुना की दोस्ती किम नाम की एक लड़की के साथ हो जाती है, मगर इतनी दूर पैदल चलने की वजह से सुना की दादी की हालत बिगड़ने लगती है। सिया सुना को बताती है कि हम तुम्हारी दादी और एक बूढ़े अंकल को यहीं पास में बने एक इमरजेंसी मेडिकल होम में पहुंचा देते हैं, वो कल आकर हमें ज्वाइन कर लेंगे। इस बात से सुना मान जाती है और एक बार फिर से वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलते ही कुछ गाड़ियां उनका इंतजार कर रही थी, जिसे देख सुना को थोड़ा शक होता है कि अगर ये गाड़ियां इतनी ही पास थी तो उसकी दादी को अलग क्यों ले गए। इसके बारे में पूछने पर उससे कोई खास जवाब नहीं मिलता। इससे सुना का शक और भी मजबूत हो जाता है। दूसरी तरफ सुना और उसकी दादी के चले जाने की वजह से जीवान और नमसान का भी मन नहीं लगता, इसलिए वो दोनों दोस्त हंटिंग के लिए बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों दोस्त थोड़ी ही दूरी से देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स मिलके एक बूढ़े आदमी और सुना की दादी को मार रहे हैं। ये सोल्जर्स उस बूढ़े आदमी को खाई में फेंक देते हैं। इससे सुना की दादी काफी डर जाती है। सडनली पीछे से एक सोल्जर आकर सुना की दादी को स्टैब करके मार देता है। ये सब देखकर जीवान को बहुत गुस्सा आता है और फौरन उन दोनों सोल्जर से लड़ने के लिए चले जाते हैं। दोनों जाकर सोल्जर्स को बुरी तरह से मारते हैं। मारते मारते नमसान एक सोल्जर की जान ले लेता है, मगर वो सोल्जर दोबारा उठ खड़ा होता है। नमसान एक बार फिर से उसे मार देता है, बट साइकिल कंटिन्यूज। तभी अचानक पीछे से ली नाम की लड़की आकर दोनों दोस्तों की मदद करती है। अगली सुबह दादी की बॉडी को एक जगह दफनाकर जीवान ली से पूछता है कि उन सोल्जर्स के साथ क्या हुआ था, वो मर क्यों नहीं रहे थे। ली
उन्हें बताती है कि ये सोल्जर्स तभी मारे जा सकते हैं जब इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। आगे बताते हुए ली कहती है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक अपार्टमेंट है जहाँ हमें कई सारे लोगों को बचाना है। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दरअसल वो एक एयरफोर्स ऑफिसर थी। भूकंप से बचे हुए सर्वाइवर्स को ढूंढते हुए उन्हें एक अपार्टमेंट मिला था जो पूरी तरह से सुरक्षित था और वहाँ फ्रेश वाटर का काफी अच्छा सोर्स भी उपलब्ध था। हमने उसे लोगों के रहने के लायक बनाया। उसी समय वहाँ डॉक्टर यांग भी आए थे। भूकंप से बचे हुए वो एकमात्र डॉक्टर थे, इसलिए मुझे लगा कि ये हमारे बहुत काम आएंगे। मगर मुश्किल तब बढ़ने लगी जब डॉक्टर के द्वारा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाए गए 20 साल से कम उम्र के बच्चों का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। जब मैंने इसके बारे में डॉक्टर यांग से पूछा तो वहाँ तुरंत 2 सैनिकों ने आकर मुझे घेर लिया और तभी अचानक उनमें से एक सोल्जर ने दूसरे सोल्जर पर गोली चला दी, जिससे वो तुरंत वहीं मर गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वो सोल्जर दोबारा उठ खड़ा हुआ। ये सब देखकर मैं काफी डर गई। तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैंने इन्हें ऐसा इंजेक्शन दिया है जिससे ये अमर हो जाएंगे और यही आने वाले कल का भविष्य है। मैं एक एक करके सबको अमर बना दूंगा। मैं भी उस भूकंप में मरने वाला था, मगर इसी एक्सपेरिमेंट की बदौलत ही मैं आज जिंदा हूँ। ली बहुत बुरी तरह से डॉक्टर यांग पर गुस्सा हो जाती है और उसका कॉलर पकड़कर उससे पूछती है कि बताओ वो बच्चे कहाँ हैं। डॉक्टर को बचाने के लिए पॉल ली पर फायर कर देता है, मगर गोली जाकर सीधे उसके कंधे पर लगती है। मौका पाकर ली खिड़की का शीशा तोड़कर वहाँ से भाग जाती है और जैसे तैसे अपनी जान बचा लेती है। इसलिए आगे की लड़ाई में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नमसान उससे कहता है कि हम अकेले उनकी फौज से नहीं लड़ सकते, इसलिए हमें किसी और की भी मदद लेनी पड़ेगी। नमसान, जीवान और ली तीनों टाइगर के अड्डे पर जाते हैं और उसकी मदद मांगते हैं, मगर टाइगर जो अभी तक अपनी राइवल जॉन की गैंग से लड़ रहा था, वो जॉन से कहता है कि नमसान एक बहुत ही फेमस फाइटर था, इसी की वजह से मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी थी। अगर तुम में से किसी ने भी इसको मार गिराया तो मैं अपने सारे आदमी तुम्हें दे दूंगा। इतना सुनते ही सभी लोग मिलकर नमसान और जीवान के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन नमसान अकेले ही सब पर भारी पड़ता है। नमसान बहुत बुरी तरह से सबको मारता है, जिससे बचे हुए लोग वहाँ से भाग खड़े होते हैं, लेकिन नमसान कैसे भी करके टाइगर को पकड़ लेता है। जीवान और ली मिलके उन गुंडों के हथियारों को चेक करते हैं, जहाँ उन्हें हथियारों के साथ साथ साफ पानी भी मिल जाता है। फिर नमसान टाइगर से पूछता है कि ये साफ पानी तुम उसी अपार्टमेंट से ला रहे हो ना? और अब टाइगर उन्हें बताता है कि हाँ, ये साफ पानी और खाना हमें वहीं से मिल रहा है। बदले में हम उनके लिए लोगों को सप्लाई करते हैं, लेकिन आजकल उनकी डिमांड 20 साल से कम उम्र के बच्चों की हो गई है, इसलिए हमारे लोग उस दिन तुम्हारे इलाके में आए थे। हम उन लोगों को भी उन्हें ही देने वाले थे। इस बात से जीवान और ली काफी गुस्सा होते हैं, मगर नम उन्हें रोक लेता है और जोर का पंच टाइगर को मारकर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ अपार्टमेंट में सिया, सुना और बाकी बच्चों को क्लास की तरफ लेके जाती है। तब वहाँ किम के माता पिता पूछते हैं कि हम बच्चों से कब मिल सकते हैं। तब सिया उन्हें बताती है कि तुम पेरेंट टीचर मीटिंग में उनसे मिल सकते हो। इतना कहकर सभी युवाओं को 8th फ्लोर पर ले जाते हैं, जहाँ उनके रहने के लिए साफ कमरा, नल से आता हुआ साफ पानी, अच्छे भोजन, इन सब की व्यवस्था थी। मगर इन बच्चों के पेरेंट्स को इन लोगों ने नीचे बेसमेंट में काम करने के लिए रखा है, जहाँ ये लोग उन्हें हर वक्त मजदूरों की तरह काम करने के लिए फोर्स करते हैं। सिया डॉक्टर यांग को बताती है कि हमारे यहाँ किम और सुना नाम की 2 स्टूडेंट्स आई हैं, जो एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम परफेक्ट हैं। डॉक्टर उनसे कहता है कि ठीक है कि दोनों लड़कियों का अच्छे से ख्याल रखो, साफ खाना और पानी उन्हें हर वक्त खिलाते पिलाते रहो। क्लास में सुना नोटिस करती है कि वहाँ प्रेजेंट सभी बच्चे बहुत ही अजीब तरह से उन्हें देख रहे थे और सभी बच्चों की गर्दन पर एक कट का निशान भी था। सुना सिया से पूछती है कि अगर आपके पास इतना ही साफ पानी है कि नहाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम इसे बाहर के लोगों के साथ क्यों नहीं बांट सकते? इस बात पर सिया कुछ नाराज हो जाती है और सुना को कुछ अजीब सा जवाब देती है, जिससे सुना बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होती। सिया बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है, मगर सुना का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तभी वहाँ अचानक से क्लास में डॉक्टर यांग आकर कहते हैं कि बच्चे ही कल का भविष्य हैं, इसलिए उनके लिए अच्छा खाना और शुद्ध पानी बेहद आवश्यक है। ये खाना पानी खास आपके लिए प्योरीफाई करके तैयार किया जाता है। इतना कहते ही यांग के लोग बच्चों को खाना और पानी डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं, मगर सुना को इन सब बातों पर शक होता है, इसलिए वो ना ही खाना खाती है और ना ही पानी पीती है। डॉक्टर यांग किम के पास आकर पूछते हैं कि क्या तुम मेरे एक्सपेरिमेंट में मेरी मदद करोगी? जिस पर किम उसे खुशी खुशी हाँ बोल देती है। डॉक्टर यांग पॉल नाम के एक सोल्जर को इंजेक्शन देते हैं, जिससे उसमें ऐसा वायरस चला जाता है जिसकी मदद से वो काफी लंबे समय तक बिना खाए पिए रह सकता है। जिज्ञासावश सुना भी रात को अपने कमरे से बाहर निकलकर डॉक्टर यांग के ऑफिस में चली जाती है। नीचे यांग किम के माता पिता से मिलता है, जहाँ किम के माता पिता उससे विनती करते हुए अपनी बेटी से मिलने को कहते हैं। डॉक्टर यांग मान जाते हैं और उन्हें अपने साथ चलने को कहते हैं। दूसरी तरफ सर्च करते करते सुना यांग की लैब में पहुंच जाती है, जहाँ वो किम के गले से एक पाइप को जाते हुए देखती है। डॉक्टर यांग और किम के माता पिता भी लैब में आ जाते हैं। उनके आने से पहले ही सुना छुप चुकी थी। अपनी बेटी का ये हाल देख के किम के माता पिता रोने लगते हैं। तब डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि बच्चों की गर्दन में एक खास तरह का लिक्विड होता है, जिससे सीरम बनाई जाती है। और ऐसा कहते ही वो लैब में रखी अपनी बेटी को दिखाता है, जिसकी नीचे की बॉडी गायब थी और अमेजिंगली आधा शरीर होने के बावजूद भी उसका दिल धड़क रहा था। ये देख किम के माँ बाप डर जाते हैं और अपनी बेटी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच सिस्टम में आई गड़बड़ की वजह से किम की जान चली जाती है, जिससे गुस्सा होकर डॉक्टर यांग कहते हैं कि देखा, इसीलिए मुझे किसी का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। वो किम के माता पिता को वहीं मार डालता है। जब डॉक्टर हाथ धोने के लिए जा ही रहा होता है, तभी वो सुना को देख लेता है और उसे पकड़कर उसी टेबल पर लिटा देता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि हम तुम्हें जो खाना पानी दिया करते हैं, उससे एक लिक्विड तुम्हारे जैसे बच्चों के गले में बनता है। उससे हम एक सीरम को रेडी करते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति बिना खाए पिए काफी दिनों तक जिंदा और शक्तिशाली रह सकता है। इतना कहते ही वो सुना के गले पर कट लगा देता है। इधर नमसान अपने दोस्तों के साथ एक ट्रक को लेकर अपार्टमेंट में घुस जाता है और उससे नीचे उतरकर अपने सामने आने वाले सभी सोल्जर्स को शॉटगन से उड़ा देता है। ली की मदद से ये तीनों आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर ली अपने दोस्तों को बुरे हाल में देखती है, इसलिए वो उनकी मदद करने का फैसला कर लेती है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट फेलियर ने उन्हें ज़ॉम्बीज में बदल दिया था। इसलिए वो लोग सभी ज़ॉम्बीज को पकड़ पकड़ कर मारने लगते हैं, जिसमें नमसान की गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर वो एक तलवार लेकर बचे हुए ज़ॉम्बीज पर हमला कर देता है। थोड़ी ही देर में नमसान सभी ज़ॉम्बीज का सफाया कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर यांग सुना की बॉडी से निकले फ्लूइड को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, मगर इससे ठीक होने की बजाय उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि सुना ने कभी भी उस पानी की
एक बूंद तक को नहीं पिया था। इस वजह से उसके फ्लूइड में कोई चेंज नहीं हुआ। इससे गुस्सा होकर डॉक्टर सूना को मारने ही वाला था कि तभी जीवान आकर उसे रुकने के लिए बोलता है, मगर इतने में ही उसके पीछे से एक सोल्जर आकर उस पर हमला कर देती है। जीवान और सूना दोनों बेहोश पड़े हुए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर अपने साथ ही अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग निकलता है, पर जाने से पहले यांग बिल्डिंग में एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। होश में आने पर नमसान भागकर जीवान और सूना को ढूंढने लगता है। वो दोनों को लैब में बेहोश देखता है, इसलिए ली की मदद से उन्हें बाहर निकाल कर ले आता है। पर ऑन द अदर हैंड डॉक्टर के बाहर निकलते ही सभी लोग उसे घेर लेते हैं और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। उनमें से एक व्यक्ति यांग के हाथ से बैग लेकर सारी सीरम तोड़ देता है, जिससे गुस्सा होकर डॉक्टर यांग अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। इससे कई सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, मगर इसी मैसेकर के दौरान कुछ गोलियां डॉक्टर की बेटी को भी लग जाती है, जिस वजह से वो वहीं मर जाती है। मीनवाइल सभी बच्चे आजाद होकर अपने माता पिता से मिलते हैं। सभी लोग अपने परिवार से मिलकर काफी खुश होते हैं, सिवाय एक डॉक्टर के, क्योंकि वो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर काफी रोने लगता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन की वजह से डॉक्टर की हालत बुरी तरह से बिगड़ने लगती है। मगर तभी नमसान और उसके दोस्त बाहर आते हैं। अपनी बेटी की मौत से दुखी डॉक्टर सूना को मारने की कोशिश करता है, मगर तभी नमसान अपनी गन से डॉक्टर यांग के सर में गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर नमसान इस अपार्टमेंट की जिम्मेदारी ली को देकर वहाँ से अपने दोस्तों के साथ निकलने ही वाला था कि तभी जिस बंजर जमीन पर आज तक बारिश नहीं हुई थी, वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, लेकिन यहाँ तो पूरा आसमान उनकी खुशियों में शामिल होने को आ गया था। 2 दिन बाद सूना नमसान और जीवान के साथ अपनी दादी की ग्रेव पर उनसे मिलने जाती है। इसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ एक बार फिर केट नमसान पर लाइन मारती है, मगर इस बार जीवान और सूना उसे धक्का देकर उससे बात करने को कहते हैं। और इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। एक कहावत तो आप सबने सुनी होगी कि लालच बुरी बला है। ये चीज इस मूवी में भी देखने को मिली, चाहे वो धन की ना हो, मगर वो अमर होने का तो लालच था ही। देखो, इस लालच के चक्कर में कितनों ने अपनी जान खो दी और कितनों का ज़ॉम्बीज़ जैसा बुरा हाल हुआ। इसलिए भगवान